चैप्टर 11 विकिरण एवं द्रव्य की द्वैती प्रकृति। द्वैती का मतलब होता है दोहरी, उसमें कण का गुण भी है और तरंग का नेचर भी है। कण और तरंग दोनों का गुण अगर कोई रखता है तो उसे कहेंगे द्वैती प्रकृति, दोहरा गुण। यह जो चैप्टर 11 है ये मुख्य रूप से प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में है। तो इसका जो हमारा एग्जाम्पल है बहुत सीधा एग्जाम्पल है। लोगों की घरों पर जो घरों की छत होती है, छत पर हमने सोलर पैनल रखा देखा है। तो जो सोलर पैनल है वो जिस घटना पर आधारित वर्क करता है उसकी वर्किंग को हम एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर का संबंध सोलर पैनल में बनने वाली करंट से होता है कि उसमें करंट कैसे बनता है उसे हम पढ़ेंगे। इसकी इंग्लिश हो जाएगी डोल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मैटर माने द्रव्य, पदार्थ। तो सबसे पहले यहां पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव या उत्सर्जन। तो हुआ क्या, हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट एक विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान, उस प्रयोग के दौरान उन्होंने देखा कि उस पर मेटल पर, धातु पर किरणें डालने पर धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, चमक उत्पन्न हुई। तो जिस प्रकार जल को गर्म करने पर भाप के अणु ऊपर उठने लगते हैं, जल के मॉलिक्यूल्स भाप के रूप में उठने लगते हैं, ऐसे ही धातु पर जब ऊपर से सूर्य की लाइट गिरती है या कोई अदर दूसरा रेडिएशन गिरता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस घटना को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव या उत्सर्जन। इसकी इंग्लिश हो जाएगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इमिशन, दोनों नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन लिखने से पहले मैं एक डायग्राम बनाना चाहूंगा जिससे कि इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाए। दो धातु की प्लेट्स हैं, एक ये मैं रेड कलर से बना रहा हूं और एक ये ब्लैक कलर से। ब्लैक कलर वाली प्लेट का संबंध बैटरी के माइनस से है और रेड कलर वाली प्लेट का संबंध बैटरी के प्लस से है और इसमें लगा है गैल्वेनोमीटर जो ये बताएगा कि धारा इसमें प्रवाहित हुई या नहीं। यह दोनों धातु की प्लेट्स एक कांच के बॉक्स के अंदर
कांच के गोले के बाल्ब के अंदर बंद हैं, तो इन्हें मैंने एक कांच के गोले के अंदर बंद कर दिया। बंद करने का रीजन है कि इसके अंदर वायु हटा दी जाए, निर्वात उत्पन्न कर दिया जाए, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो वो वायु के अणुओं से टकराकर अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, खर्च ना करें। ऊपर से सनलाइट रेडिएशन आ रहा है, कुछ बुक्स में इसको परावैंगनी किरणें लिखा है, अल्ट्रावायलेट रेज, क्योंकि उनकी एनर्जी अधिक होती है। उनसे अधिक एनर्जी एक्स रेज की होती है, उससे अधिक गामा रेज की होती है। लेकिन सोलर पैनल हमारा जो विजिबल लाइट होती है, दृश्य प्रकाश, उसमें भी काम करता है। तो यह परावैंगनी किरणें एक विशेष धातु, हर धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो परावैंगनी इसलिए लिखते हैं कि हम ज़्यादा एनर्जी की किरणें गिरा रहे हैं, जिससे कि अधिकतर धातुओं से इलेक्ट्रॉन निकल सकें। फिलहाल यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रकाश, या हिंदी इंग्लिश में कहते हैं लाइट। तो जो रेड कलर से दिखाए हैं ये प्रकाश के फोटोन कहलाते हैं। जब ये फोटोन यहाँ इस धातु की सतह पर गिरेंगे, यह माइनस के सिरे से जुड़ी है तो ये कहलाएगी कैथोड प्लेट, और ये रेड वाली प्लस से जुड़ी है तो ये कहलाएगी एनोड प्लेट। प्रकाश के फोटोन, कांच ट्रांसपेरेंट है, उसमें अंदर आएंगे, इस मेटल की सतह पर गिरेंगे तो इस धातु में से 3 फोटोन 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे। उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, 1, 2 और 3। 3 इलेक्ट्रॉन जब निकले तो सामने जो प्लेट है वो पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगी, आकर्षित, अट्रैक्ट करेगी। जब इलेक्ट्रॉन इधर को चलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के प्लस टर्मिनल में पहुंचेंगे और माइनस के टर्मिनल से निकलकर पुनः इस वाली प्लेट पर आ जाएंगे। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगेगा, जिसे विद्युत धारा कहते हैं। धारा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आएंगे तो धारा का प्रवाह ये हो गया। अब हम इसकी डेफिनेशन को बताते हैं। जब प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है, मीन्स गिरता है, तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। लिखेंगे, जब प्रकाश या कोई अन्य रेडिएशन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, कोई भी रेडिएशन इस पर गिरे, जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु से प्रकाश, धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं।
इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव नाम क्यों पड़ा? निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को कहेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन। तो प्रकाश के गिरने पर वैद्युत माने इलेक्ट्रॉन, प्रकाश के आपतित होने पर वैद्युत माने इलेक्ट्रॉन और उत्सर्जन माने निकलना। प्रकाश के गिरने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इसीलिए नाम पड़ा है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। वैद्युत मीन्स इलेक्ट्रॉन। नाम क्लियर हो गया। इसमें निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेंगे हम? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और जो इसमें करंट प्रवाहित होगी वो धारा कहलाएगी प्रकाश धारा। इसका एग्जाम्पल है सोलर पैनल या सौर ऊर्जा प्लेट, ये इसका एग्जाम्पल है। इस सिद्धांत पे ही सोलर पैनल कार्य करता है। अब हम इससे संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाओं को पढ़ेंगे। उससे पहले अगर इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ाया जाए तो ये तो हमने एग्जाम्पल लिया कि 3 फोटोन गिरे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकले। फोटोनों की संख्या अनगिनत पड़ रही होगी, इलेक्ट्रॉन भी काफी निकल रहे होंगे, लेकिन यहाँ से निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन ये प्लेट नहीं खींचती। जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है वो इलेक्ट्रॉन ही प्लेट पर रहते हैं। तो बैटरी का वोल्टेज जब बढ़ाया जाए तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को वो और खींचेगी, जिससे धारा का मान बढ़ेगा और एक स्थिति में मान कांस्टेंट हो जाएगा जब टोटल इलेक्ट्रॉनों को वो खींचने लगेगी। ये इतनी बात हुई। एक बोर्ड में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश की कण प्रकृति को कौन सी घटना व्यक्त करती है? विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति को व्यक्त करता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग फोटोन अलग अलग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो अलग अलग अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ऊर्जा जो है वो अलग अलग भाग में बटी हुई है, जबकि तरंग कंटिन्यूअस होती है, लगातार होती है। तो ऊर्जा सूर्य से या बल्ब से जो आ रही है वो अलग अलग पार्ट में बटी हुई है। तो पार्टिकल नेचर है, एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसका मतलब ऊर्जा अलग अलग डिवाइडेड है। तो ये घटना प्रकाश के किस नेचर को बताती है? ये प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करती है। अब इससे संबंधित छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। जैसे कार्य फलन, इंग्लिश में कहते हैं वर्क फंक्शन। अगर कहीं गड्ढे में छोटे छोटे बच्चे कंचे खेलते हैं तो उनमें एक गड्ढा होता है कि जब कंचे डालेंगे तो गड्ढे में जो कंचे आ गए वो उनके अपने हो गए। तो कहीं गड्ढे में कंचा पड़ा है और उसे हमें कंचा मार के निकालना है, तो अगर हम धीरे कंचा मारेंगे उस गड्ढे में तो वो गड्ढे वाला कंचा नहीं निकल पाएगा, और जोर से मारेंगे तो कंचा निकलेगा। तो गड्ढे में से कंचा निकालने के लिए हमें एक मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार
इस धातु की मेटल की सतह में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एक मिनिमम एनर्जी चाहिए इस फोटोन की। अगर उस एनर्जी से कम एनर्जी का प्रकाश गिरा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो जितनी कम से कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो एनर्जी कहलाती है कार्य फलन। तो डेफिनेशन क्या हुई? धातु से या मेटल से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी आवश्यक होती है उसे धातु का कार्यफलन कहते हैं। जैसे सोडियम का जो कार्यफलन है, वर्क फंक्शन है, वो लगभग 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का छोटा मात्रक है। डेफिनेशन, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कार्यफलन कहते हैं। ये हेडिंग था, ये डेफिनेशन हो गई। कार्यफलन को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? W से। इस पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, डेफिनेशन का भी और न्यूमेरिकल का भी। तो W इक्वल टू फॉर्मूला है H न्यू नॉट। H कहलाता है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, और न्यू नॉट कहलाता है देहली फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जब कंचे को मैंने फेंका तो कंचा मोशन करते हुए जा रहा है, या हो सकता है कंचा वाइब्रेशन रोटेशन करते हुए जाता हो। जैसे बॉल क्रिकेटर फेंकता है तो स्विंग करती हुई, स्पिनिंग करती हुई बॉल जाती है तो वाइब्रेशन करती हुई जा रही है, रोटेशन। उसी तरह से ये फोटोन भी वाइब्रेशन करते हुए आ रहे हैं। तो उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है, कितनी कम से कम फ्रीक्वेंसी होगी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी देहली आवृत्ति। एक एग्जाम्पल और है, जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं दीवार में ड्रिल से छेद करने वाले, ड्रिल मशीन से जब दीवार में छेद करेंगे तो उस ड्रिल मशीन के मिनिमम राउंड होने चाहिए जिससे कि दीवार में छेद होगा। अगर उन राउंड से कम हुआ तो दीवार में होल नहीं होगा। तो जिस तरह से दीवार में होल करने के लिए ड्रिल मशीन के मिनिमम राउंड आवश्यक होते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, धातु से इलेक्ट्रॉन इमिशन करने के लिए आने वाले प्रकाश की फ्रीक्वेंसी मिनिमम इतनी होनी चाहिए कि वो उसे निकाल सके, उसी को कहते हैं देहली आवृत्ति। हेलीकॉप्टर के जो ब्लेड पंख हैं उनके मिनिमम राउंड होने चाहिए उसे उठाने के लिए, कम राउंड हुए तो हेलीकॉप्टर नहीं उठेगा। ये अच्छे से समझ में आ गई होगी मैं मानता हूं। ये जो अक्षर है इसे पढ़ेंगे न्यू नॉट, या कुछ लोग पढ़ते हैं न्यू जीरो। ये यहाँ आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के लिए आया है देहली आवृत्ति। मैकेनिक्स में आवृत्ति को एन से लिखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में आवृत्ति को एफ से, और मॉडर्न फिजिक्स में आवृत्ति को न्यू से। तीनों ही फ्रीक्वेंसी के सिंबल हैं। तो अगर गिरने वाले प्रकाश की एनर्जी
एक फोटोन की एनर्जी कार्य फलन से इस धातु के कम है तो वो फोटोन धातु से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकेगा। दो फोटोनों की एनर्जी अधिक है तो वो निकाल देंगे, तीसरा वाला फोटोन नहीं निकाल पाएगा। एक छोटी सी डेफिनेशन और, ये दिल्ली का मतलब दिल्ली से नहीं है, इसका मतलब एक मिनिमम वैल्यू से है, एक लिमिटिंग, एक कट ऑफ वैल्यू से है। तो इंग्लिश में कहते हैं थ्रीशोल्ड। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह न्यूनतम, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसका प्रकाश फोटोन धातु से, मेटल से इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सके, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, कार्य फलन की डेफिनेशन सेम है, उसमें एनर्जी शब्द आएगा और इसमें फ्रीक्वेंसी शब्द आएगा। वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन, सोलर पैनल में चलने वाले इलेक्ट्रॉनों को कहेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन। धातु से, जिसका प्रकाश धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उसे धातु की देहली आवृत्ति कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई न्यू नॉट, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा, इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक इनका क्या होगा, हर्ट्ज, या क्या होगा, चक्कर प्रति सेकंड। देहली आवृत्ति के बाद है देहली तरंग दैर्घ्य, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। तो सबसे पहले देहली तरंग दैर्घ्य से पहले हमें जानना होगा कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। तो जिस तरह से हम चलते हैं तो हम अपने एक कदम में जितनी दूरी तय करेंगे, लगभग 1 मीटर, इसी तरह से जब कोई वेव चलती है तो वो तरंग, वो वेव एक चक्कर में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, आधा चक्कर और आधा चक्कर, एक चक्कर में जितनी दूरी ट्रेवल करेगी, तय करेगी, वो डिस्टेंस कहलाएगी तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन साइकिल इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो एक प्रकार की ये लेंथ है। अब ये है देहली तरंग दैर्घ्य। अब इसकी डेफिनेशन को लिखने से पहले मुझे एक फॉर्मूला लिखना होगा, लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, ये होता है। चूंकि देहली शब्द लगा है तो इसमें 0 लगा लें, इसमें 0 लगा लें, नॉट लगा लें। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल हैं। इसलिए अगर ये घटेगा, ये कम होगा तो ये अधिक होगा। तो देहली फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन में मिनिमम शब्द आया है कि मिनिमम आवृत्ति, तो लैम्डा की डेफिनेशन में आएगा मैक्स। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी
वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिसका प्रकाश धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके उसे देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसमें c स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल है। इस फॉर्मूले पर भी हमारे छोटे छोटे वेरी शॉर्ट के न्यूमेरिकल होते हैं। तो ये डेफिनेशन इसकी होती है। एक डेफिनेशन है इसमें, संतग्ध या निरोधी विभव, इसकी इंग्लिश होती है कट ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल। ये क्या होता है जरा समझें। रेड वाली जो प्लेट है वो बैटरी के प्लस से लगी हुई है। इसे सोलर पैनल मान लीजिए, सौर ऊर्जा प्लेट। ये बैटरा हमारे जो घर में रखा है वो है। तो इस पर जो रेड प्लेट है वो बैटरी के प्लस से लगी है। तो ये एनोड प्लेट हुई। अगर इस एनोड प्लेट को जब तक प्लस का आवेश है ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। अगर हम इस एनोड प्लेट को माइनस का वोल्टेज देने लगे तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉनों को रोकने लगेगी, क्योंकि इसे अगर हमने माइनस का चार्ज दे दिया तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को वहीं पर रोक देगी। लेकिन जो ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होंगे वो पहुंच जाएंगे। तो पहले हमने इसे दिया -1 वोल्ट, तो कुछ इलेक्ट्रॉन रुक गए और कुछ पहुंच गए ज़्यादा एनर्जी वाले, लेकिन करंट पहले से कम हो गई। वोल्टेज हमने और माइनस का बढ़ाया, अब और कम इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँचे क्योंकि वो ज़्यादा नेगेटिव है, उसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को रोक दिया। अब थोड़े थोड़े से इलेक्ट्रॉन पहुँचे, उनकी वजह से धारा बहुत कम हो गई। फिर हमने इसे दिया -3 वोल्ट और फिर देखा तो यहाँ धारा 0 हो गई, अर्थात कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँचा। तो जिस वोल्टेज पर इस परिपथ में धारा, प्रकाश धारा 0 हो जाए, उस वोल्टेज को कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों के आने का कट ऑफ कर देता है, कट कर देता है, रोक देता है। तो यही है। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि इस वोल्टेज से हम आने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए उतनी एनर्जी देनी होगी, उतना पोटेंशियल देना होगा जितना उसका खुद का है। अगर हम कम पोटेंशियल देंगे तो वो आ जाएगा, और हमने रोक दिया तो हमारा पोटेंशियल उसके पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। तो यही इस वोल्टेज को फाइंड आउट करने का एक ही मकसद है, इसमें निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का पोटेंशियल निकालना, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी का पता लगाना, उनकी स्पीड पता लगाना। तो डेफिनेशन क्या हुई? एनोड प्लेट को दिया गया वह नेगेटिव वोल्टेज जो प्रकाश धारा को शून्य कर दे, अर्थात
आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनोड प्लेट पर ना आने दे, उसे संतप्त विभव या कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। एनोड प्लेट को दिया गया वह नेगेटिव, ये शॉर्ट में लिखा है, वोल्टेज जो परिपथ में प्रकाश धारा को शून्य कर दे, उसे संतप्त विभव कहते हैं। कट ऑफ वोल्टेज का पहला अक्षर है सी, और वोल्टेज को हम किससे लिखेंगे? वी, तो सफिक्स में लगाएंगे सी। तो इट इज डिनोटेड बाई बीसी, या इसे बीसी से प्रदर्शित करते हैं। द नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू एनोड प्लेट दैट द ऑप्टिकल करंट्स या लाइट करंट बिकम्स जीरो, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ वोल्टेज। इंग्लिश में अगर हम इसे लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। द नेगेटिव वोल्टेज गिवन टू एनोड प्लेट दैट द करंट या ड्यू टू विच द करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड कट ऑफ वोल्टेज। इसे बीसी से प्रदर्शित करेंगे। अब बीसी से रिप्रेजेंट करेंगे जब, तो इस पर इसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के वोल्टेज के पदों में होती है Q इंटू वी, आवेश इंटू वोल्टेज, चार्ज इंटू वोल्टेज। चार्ज इलेक्ट्रॉन का आएगा E और वोल्टेज लगा देंगे Vc। तो इस प्रकार हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर लिया करेंगे इससे। कुछ डाउट कुछ बच्चों को होगा कि वह माइनस में दिखा रहे हैं, यहां नहीं लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जितने वोल्टेज से आ रहा है उसे रोकने के लिए हमें उसका अपोजिट वोल्टेज देना होगा, उसके इक्वल। तो हमने दिया है नेगेटिव वोल्टेज, लेकिन वो चल रहा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी है तो वो पॉजिटिव होती है, तो यहां हम पॉजिटिव मान लगाएंगे। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, इसकी इंग्लिश हो जाएगी लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो कहते हैं प्रकाश को, इसीलिए जब फोटो खिंचवाने जाते हैं तो वो फोटो कैमरामैन जो होता है खींचता है, तो वहाँ फ्लैश एक लाइट लगती है, तो लाइट फ्लैश जो लगी, चमक लगी, वो क्या है? प्रकाश है, तो हमने उसे फोटो कह दिया। फोटो माने प्रकाश। यह लेनार्ड मिलिकन, दो साइंटिस्टों ने इस घटना, इस फिनोमेना पर एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने 5 निष्कर्ष निकाले, 5 बिंदु दिए। वो बिंदु क्या है?
एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसमें 5 पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1, इन 5 पॉइंटों को मैं मेरे बताने से पहले हमें एक चीज जानना आवश्यक होगी। इसमें 2 बातें होंगी, एक तो प्रकाश की तीव्रता और एक प्रकाश की ऊर्जा। तीव्रता तो इस बात पर डिपेंड करेगी, अगर फोटोनों की संख्या बढ़ जाए तो हम कहेंगे तीव्रता बढ़ गई। तो गर्मी के दिनों में फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है। सर्दी के दिनों में कोहरा या धुंध के कारण प्रकाश की तीव्रता कम रहती है, तो फोटोनों की संख्या भी कम रहेगी। तो तीव्रता डिपेंड करेगी फोटोनों की संख्या पर। आई से लिखते हैं। ऊर्जा निर्भर करेगी फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर, न्यू पर। जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो पहला पॉइंट इसका यह है कि धातु से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिरने वाले फोटोनों की या गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करती है। The emission rate of electron depends upon intensity of incident light। हिंदी में, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। इसका सीधी भाषा में अर्थ है कि गर्मी के दिनों में ज्यादा तीव्रता का प्रकाश गिरेगा तो पैनल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, करंट ज्यादा बनेगा। सर्दी में कम तीव्रता का प्रकाश गिरेगा, पैनल में कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, करंट कम बनेगा। इसलिए सर्दी में सोलर पैनल कम करंट बनाता है। तो ये पहला पॉइंट है कि उत्सर्जित, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं या पूरा पॉइंट लिख दूं, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित माने जो ऊपर से प्रकाश गिर रहा है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है या के अनुक्रमानुपाती होता है। इन्होंने गिरने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ा के, तीव्रता बढ़ा के देखा होगा, इसमें करंट बढ़ गई होगी, तो उसके आधार पर ये पॉइंट दिया है। मान लीजिए इसमें 2 फोटोन गिर रहे हैं तो इसमें करंट आ रही है 2 मिली एम्पियर। इन्होंने प्रकाश तेज कर दिया, ज्यादा लाइटें जला दी, तो इसमें 4 फोटोन गिरने लगे, करंट आने लगी 4 मिली एम्पियर। तो ये पहला पॉइंट इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती, और उनकी जो संख्या है, नंबर है, वो तीव्रता पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 3, तो फिर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा डिपेंड करती किस बात पे है? इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी डिपेंड करती है गिरने वाले प्रकाश की फ्रीक्वेंसी पर। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित प्रकाश की
आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। पॉइंट नंबर 4, जैसा कि हम बता चुके हैं देहली आवृत्ति में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति, ये न्यू है, ये न्यू नॉट है, से कम हो तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अगर गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ही कम है, इस प्रकाश की ऊर्जा बहुत कम है, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो 5 पॉइंट में 4 हमने लिख दिए। लास्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है? जैसे ही लाइट गिरती है तुरंत इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। पैनल को जैसे ही हम रखेंगे तुरंत करंट बनना चालू। तो ये 5th पॉइंट है। प्रकाश के आपतित होने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने में कोई समय नहीं लगता, अर्थात इनके बीच में कोई टाइम लैगिंग नहीं होती है। तो आज का काम हमारा इतना ही। नेक्स्ट कार्य हम फिर करेंगे और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना रहती है। इसमें अब आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बचता है और फोटोन के अभिलक्षण, एक ये टॉपिक अच्छा बचता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का काम इतना ही। धन्यवाद।